टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं, अब बारी आती है किसकी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिव द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो आपको एक एक स्टेटमेंट दे रखे हैं तो हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको एक टर्म बताना है कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, मतलब कलेक्शन किसका, रिकॉर्ड्स का, तो वो और कुछ नहीं होता, दैट इज टेबल। ठीक है, तो टेबल होता है और टेबल को हम क्या कहते हैं, टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज DBMS क्रिएट्स ए फाइल दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। DBMS क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी फाइल क्रिएट करता है जिसमें डेटा का भी डिस्क्रिप्शन होता है। तो वो किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है हमारी मेटा डेटा की या फिर डेटा डिक्शनरी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन ए रिलेशन। वो एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, जो हमारी टेबल में कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो वो एट्रीब्यूट जो क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टपल्स को किसी रिलेशन में। रिलेशन मतलब कोई भी टेबल, किसी भी टेबल को हम रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ये टेबल जो बनी है अभी अगर रिलेशनल डेटा मॉडल में है तो इसको क्या कहेंगे, हम टेबल कहेंगे। ठीक है, ये जो रोज हैं इनको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, और ये जो कॉलम है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट जो क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टपल को किसी रिलेशन में, मतलब किसी टेबल में जो टपल रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है क्या, हमारा कैंडिडेट की। ठीक है, तो दैट इज कैंडिडेट की। नाउ द नेक्स्ट इज, इसी का पार्ट है स्पेशल वैल्यू दैट इज स्टोर्ड व्हेन एक्चुअल डेटा वैल्यू इज अननोन फॉर एन एट्रीब्यूट। कि जब हमारे किसी एट्रीब्यूट में हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब या कोई वैल्यू मिसिंग है, तो हम उसमें क्या फिल करते हैं, तो हम उसमें फिल करते हैं नल, कि ये वैल्यू या तो अननोन है या फिर मिसिंग है। Next is an attribute which can uniquely identify tuples of the table but is not defined as primary key of the table। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल को बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं हमारी ऑल्टरनेट की। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए ऑल्टरनेट की का। एक हमारे पास टेबल है, एक टेबल में हमारे पास है रोल नंबर, दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट नेम, और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो हमें पता है स्टूडेंट नेम तो हमारा क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो ये हमारा प्राइमरी की नहीं होगा। ठीक है, बट हमारा रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है और रजिस्ट्रेशन भी प्राइमरी की हो सकता है, बिकॉज ये दोनों ही यूनिक रहते हैं। एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, कभी रोल नंबर रिपीट नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन आईडी भी सेम ऐसी होती है, एक स्टूडेंट को एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी अलॉट की जाती है और ये भी कभी भी रिपीट नहीं होती है, ये हमेशा यूनिक होती है, राइट। तो अब अगर हमने रोल नंबर को क्या बना लिया, प्राइमरी की बना लिया, ठीक है, बन गया, तो रजिस्ट्रेशन भी हमारा यूनिक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऑल्टरनेटिव की हो जाएगी। ये अगर ये वाली प्राइमरी की बन गई है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव की। तो सेम इसमें ये कि कोई एक एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टपल्स को, मतलब रोज को, बट वो प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, तो वो क्या है, तो वो भी क्या है, हमारा ऑल्टरनेटिव की। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट करने में, मैनिपुलेट करने में, ठीक है, और मेंटेन करने में काम आता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Now the next question is question number 2. Why foreign keys are allowed to have null values? Explain with an examples. कि जो हमारी foreign keys होती हैं उनमें null values को add करना allowed क्यों है? सबसे पहले तो foreign key समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा कॉलम, ठीक है, जैसे कि सपोज एक यहाँ पर स्टूडेंट करके हमारे पास टेबल है और दूसरा हमारे पास क्या है, गार्जियन करके टेबल है या फिर अटेंडेंस करके टेबल है। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट टेबल में एक हमारे पास है स्टूडेंट आईडी करके कॉलम और अटेंडेंस में भी हमारे पास है स्टूडेंट आईडी करके कॉलम। तो स्टूडेंट आईडी हमारे स्टूडेंट टेबल में क्या है, हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, तो ऐसा कॉलम,
तो ऐसा कॉलम जो अपनी टेबल में से, जो ऐसा कॉलम या ऐसा एट्रीब्यूट जो अपनी टेबल में से दूसरे टेबल के कॉलम को या एट्रीब्यूट को की प्राइमरी की को रेफर करे, ठीक है। ऐसा कॉलम या ऐसा एट्रीब्यूट जो अपनी टेबल से दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करे, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी फॉरेन की होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अटेंडेंस है स्टूडेंट आईडी, उसमें जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में जो कॉलम बना हुआ है, एट्रीब्यूट बना हुआ है स्टूडेंट आईडी, उसको रेफर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अटेंडेंस में जो स्टूडेंट आईडी है ये क्या है, हमारी ये फॉरेन की है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन की हमारी क्या होती है, ये कीज क्या है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि फॉरेन कीज में नल वैल्यू होना क्यों अलाउड है, एक्सप्लेन करिए। सो फॉरेन कीज आर अलाउड टू हैव नल वैल्यूज बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में नॉट ऑलवेज बी एप्लीकेबल। सो नल इंडिकेट्स दैट द वैल्यू इज आइदर अननोन और नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब ये फॉरेन कीज में हमारी नल वैल्यू इसलिए अलाउड करते हैं बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मे नॉट ऑलवेज बी एप्लीकेबल, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा के दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एप्लीकेबल ही हो, राइट। तो वहां पे फॉरेन की में नल वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि या तो हमारी वैल्यू जो अननोन है या फिर अभी अनअवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इन ए स्टूडेंट टेबल इफ वी स्टोर ए फॉरेन की गार्जियन आईडी टू रेफरेंस गार्जियन टेबल, ठीक है, बट द स्टूडेंट हैज नो गार्जियन डिटेल्स अवेलेबल येट, देन द गार्जियन आईडी कॉलम इन द स्टूडेंट टेबल कैन बी सेट टू नल। दिस शोज दैट द करेंटली देयर इज नो लिंक्ड गार्जियन। देखो अब हमारे पास, आप ऐसे समझो, दो टेबल है हमारे पास, ठीक है। एक तो है हमारी स्टूडेंट टेबल, दूसरी है हमारी गार्जियन टेबल। एक स्टूडेंट टेबल और दूसरी है क्या हमारे पास, गार्जियन टेबल, ठीक है। तो अब हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में गार्जियन आईडी, स्टूडेंट टेबल में गार्जियन आईडी क्या है, हमारी फॉरेन की है, जो किसको रेफर कर रही है, यहाँ पर गार्जियन में कर रही है गार्जियन आईडी को, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, सपोज किसी स्टूडेंट की गार्जियन डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या फॉरेन की फिर तो कोई रिलेशन बना ही नहीं पाएगी, राइट। तो उस जगह हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पे भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर नल डालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए फॉरेन कीज से कभी कभी ऐसा होता है कि दो टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो पाती है, इसलिए हमें नल वैल्यू ऐड करना अलाउड होता है फॉरेन कीज में, ठीक है। वाइल जो हमारी प्राइमरी की होती है उसमें नल वैल्यू कभी भी अलाउड नहीं होती है। अगर प्राइमरी की है तो उसकी जरूर कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, आप डिफरेंशिएट करो किसके बीच में, डेटाबेस स्टेट और डेटाबेस स्कीमा, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिग्री और कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस स्टेट। तो डेटाबेस स्कीमा क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द स्टेट। किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर या डिजाइन की कैसा दिखेगा वो होता है हमारा डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्टेट, करेंट कंटेंट डेटा इन द डेटाबेस, के अभी डेटाबेस का क्या करेंट स्टेटस है, अभी इसमें क्या करेंट डेटा है, वो होता है हमारा डेटाबेस स्टेट। नेक्स्ट इज स्टैटिक, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा में स्टैटिक मतलब डज नॉट, यहाँ पर स्टैटिक होता है, मतलब इसका जो स्टेटस है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, मतलब ये तुरंत की तुरंत बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो डेटाबेस का स्कीमा है वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि जो टेबल्स है उसमें इतने पर्टिकुलर रोज और इतनी कॉलम्स होंगे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा, ठीक है। अब इसमें क्या, डेटाबेस स्टेट हमारी डायनेमिक होती है, चेंज व्हेन डेटा इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड, ये तुरंत की तुरंत चेंज होती रहती है। जब अगर डेटा ऐड हुआ तो चेंज हो गई, अपडेट हुआ तो चेंज हो गई, डिलीट हो गया तो चेंज हो गई। नेक्स्ट इज डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस टेबल्स, फील्ड्स, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा के अंदर क्या आता है कि टेबल्स के, एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स रहने वाली हैं, उन टेबल्स के कितने फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के कितने डेटा टाइप है और उन डेटा टाइप पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब डेटाबेस स्टेट में क्या होता है, डेटाबेस स्टेट रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्नैपशॉट ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटाबेस स्टेट क्या बताता है कि एक्चुअल स्नैपशॉट, के अभी करेंट टाइम पे डेटाबेस की क्या स्थिति है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो डेटाबेस स्टेट को कि जो पल पल पे, हर पल पे जो हमारे डेटाबेस की कंडीशन है, स्टेटस है वो, ओके। और डेटाबेस स्कीमा को डेटाबेस का डिजाइन, कि हमारा जो डेटाबेस है वो कैसा दिखेगा।
नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, सो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को टेबल में, कि जो हमारा हर एक रिकॉर्ड है वो क्या हो, डिफरेंट हो पूरे टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट इज मतलब आपस में। फॉरेन की रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। वो क्या करती है फॉरेन की, जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है उसको रेफर करती है। नेक्स्ट, प्राइमरी की कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। अगर हमने किसी फील्ड में किसी कॉलम को, किसी एट्रीब्यूट को अगर हमने क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया, तो वो कभी नल नहीं हो सकता है। ठीक है, कैन हैव नल वैल्यूज, पर फॉरेन की में ये अलाउड है। नेक्स्ट, प्राइमरी की एग्जिस्ट इन द सेम टेबल इट आइडेंटिफाइज। ठीक है, प्राइमरी की जिस टेबल में मतलब जो एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, उसी सेम टेबल में जहाँ से वो आइडेंटिफाई हो रही है उसी में एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट इन रेफरेंसिंग टेबल। फॉरेन की कहाँ पर होती है, जो हमारी रेफरेंसिंग टेबल है उसमें एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल है इसका प्राइमरी की का रोल नंबर इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में क्या है, रोल नंबर। ठीक है, अब फॉरेन की का एग्जाम्पल है गार्जियन आईडी इन स्टूडेंट रेफरिंग टू गार्जियन। अब क्या है, स्टूडेंट में जो हमारी गार्जियन आईडी है, ठीक है, और दूसरी टेबल है हमारे पास गार्जियन, उसमें भी गार्जियन आईडी है। ठीक है, तो यहाँ गार्जियन आईडी क्या है, गार्जियन टेबल में गार्जियन आईडी क्या हो गई हमारी, प्राइमरी की, राइट। तो अब स्टूडेंट टेबल में जो गार्जियन आईडी है, ठीक है, कॉलम, वो क्या हो जाएगी हमारी फॉरेन की। क्यों? बिकॉज वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, इसलिए। नेक्स्ट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, तो अब डिग्री और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल, के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, एक टेबल में हमारे 5 कॉलम है, तो क्या हो गई हमारी कार्डिनलिटी 5, डिग्री हो गई 5। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज और टपल्स इन अ टेबल, कि एक टेबल में कितनी रोज हैं। तो सपोज हमारी एक टेबल में हमारी 10 रो हैं, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई हमारी 10। ठीक है, यही इसके एग्जाम्पल है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Now the next is, compared to a file system, how does a database management system avoid redundancy in data through a database? ठीक है, अगर फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में देखा जाए तो डेटाबेस कैसे डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है। डेटा रिडंडेंसी मतलब सेम टाइप का डेटा डिफरेंट जगह पे जो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, सो इन ए फाइल सिस्टम द सेम डेटा लाइक स्टूडेंट और गार्जियन डिटेल्स माइट बी स्टोर्ड इन अ मल्टीपल फाइल्स लीडिंग टू डेटा रिडंडेंसी, बट इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इज stored in a related table using keys like primary key and foreign key. This avoids duplication. ठीक है, अब देखो फाइल सिस्टम में क्या होता है, सेम टाइप का डेटा, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, गार्जियन का डेटा है, तो वो क्या होता है, डिफरेंट जगह पे सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है। बट जो हमारा DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या होता है, डेटा स्टोर तो होता है बट सेम टाइप का नहीं होता। ठीक है, अब डेटा अलग अलग जगह पर स्टोर होता है पर लेकिन वो लिंक होता है आपस में। ठीक है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्योंकि फाइल सिस्टम में लिंक नहीं होता है डेटा के बीच में, इसलिए डेटा डुप्लीकेसी करना जरूरी हो जाता है। वाइल DBMS में डेटा आपस में लिंक हो जाता है, तो हाँ, और वो क्या कर देता है, डेटा डुप्लीकेसी या डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड कर देता है। ठीक है, अब कैसे कर, बाय यूजिंग, और यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है रिलेटेड टेबल्स, मतलब आपस में लिंक्ड टेबल्स में स्टोर होता है बाय यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की, जिसकी वजह से डेटा डुप्लीकेसी हट जाती है। ओके, नाउ कैसे हटती है, दिस अवॉइड्स डेटा डुप्लीकेशन बिकॉज कॉमन डेटा इज स्टोर्ड ओनली वंस इन अ सेपरेट टेबल। ठीक है, DBMS क्या करता है कि जो कॉमन डेटा है उसको सिर्फ एक ही बार सेपरेट टेबल में स्टोर करता है। अदर टेबल्स रेफर्स टू दैट डेटा यूजिंग अ फॉरेन की। ठीक है, और बाकी जो दूसरी टेबल है उस पूरे डेटा को कैसे रेफर करती है, बाय यूजिंग फॉरेन की, फॉरेन की के थ्रू रेफर कर लेती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा स्टोरेज भी बचता है और हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी भी बच जाती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम दैट कैन बी ओवरकम बाय अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, फाइल सिस्टम की क्या कमियां हैं जो रिलेशनल DBMS ने ओवरकम कर ली हैं। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी, एक ही टाइप का डेटा बार बार रिपीट होना, ये। नेक्स्ट डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक फाइल में डेटा अपडेट हो गया वाइल दूसरी में अपडेट नहीं हुआ, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी को भी ओवर किया है। डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन का मतलब है प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यूजिंग कीज मेकिंग डेटा इजी टू एक्सेस। ठीक है, फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जो डिफरेंट जगह पे हमारा जो डेटा है आपस में कोई लिंक्ड नहीं है और वो स्टोर है, उसको एक साथ शो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, जो भी टेबल्स हैं या जो भी डेटा हमारा स्टोर है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है आपस में एक दूसरे से, तो उसको एक जगह गैदर करना ईजी हो जाता है।
ठीक है। तो डेटा आइसोलेशन को भी ओवरकम किया है। डिफिकल्टी इन एक्सेस, ठीक है। अब क्या है, फाइल सिस्टम में हम इजीली एक्सेस नहीं दे सकते थे किसी को भी, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है, तो इसीलिए। बट लेकिन डीबीएमएस क्या करता है, बाय यूजिंग क्वेरी, क्वेरी के थ्रू क्या हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा डिपेंडेंस। अब क्या होता है, डेटा डिपेंडेंसी होती है दैट प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग द नीड टू मॉडिफाई देम ऑफन। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमारा जो डेटा है एक फॉर्मेट से अगर दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो गया तो हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, तो डेटा डिपेंडेंसी हो जाती है। बट वो हमारा डीबीएमएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, अगर जो हमने अगर डेटा का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया तो भी हमें सेम टाइप का प्रोग्राम जो हमने क्वेरी लिखी है वो वर्क कर जाएगी, ठीक है। तो डेटा डिपेंडेंसी को भी ओवरकम कर दिया किसने, हमारा डीबीएमएस ने। ओके, आप चाहें तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A school has a rule that each student must participate in a sport activity. एक स्कूल का रूल है कि कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो क्या करना होगा, उसको किसी ना किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करना होगा। सो ईच वन शुड गिव ओनली वन प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो हर एक स्टूडेंट को अपने सिर्फ एक स्पोर्ट की प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। सपोज देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अब सपोज करो कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, ईच हैविंग ए यूनिक रोल नंबर, सभी के यूनिक रोल नंबर है, ठीक है। यूनिक रोल नंबर है तो ये रोल नंबर क्या हो गई, हमारी प्राइमरी की हो गई। द क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स प्रेफरेंस एज शोन बिलो, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब क्लास जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे क्लास का सीआर है, उसने क्या किया, एक लिस्ट प्रिपेयर की है स्पोर्ट्स की और उसके प्रेफरेंस की जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर 9 ने प्रेफर किया है क्रिकेट, रोल नंबर 13 ने प्रेफर किया है फुटबॉल, रोल नंबर 17 ने प्रेफर किया है बैडमिंटन और फुटबॉल, रोल नंबर 21 ने प्रेफर किया है हॉकी, रोल नंबर 24 ने नल, मतलब कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर रोल नंबर नल है, वहां पर क्या आ गया, कबड्डी। तो ये इस टाइप की एक लिस्ट उसने प्रिपेयर की है सीआर ने, हो सकता है ये गलत भी हो, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो ए इज रोल नंबर 24 मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। के ऐसा भी हो सकता है कि रोल नंबर 24 यहाँ पे ये जो गिवन है वो क्या है, नल वैल्यू गिवन है ना, तो हो सकता है रोल नंबर 24 हमारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। सो कैन ए नल वैल्यू बी असाइन टू दैट स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फील्ड। तो क्या यहाँ पे नल वैल्यू आ सकती है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस उसने दिया है वहाँ पे क्या नल वैल्यू आ सकती है रोल नंबर 24 के लिए, हमें ये बताना है, आ सकती है क्या। तो यहाँ पर आंसर होगा यस, नल वैल्यू कैन बी असाइन टू द प्रेफरेंस फील्ड ऑफ रोल नंबर इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट और हैज नॉट येट चूजन अ स्पोर्ट एक्टिविटी। इन रिलेशनल डेटाबेस नल रिप्रेजेंट मिसिंग, अननोन और अनएप्लीकेबल डेटा, ठीक है। बिल्कुल आ सकती है नल वैल्यू, और नल वैल्यू तब आ सकती है कि जब अगर या तो स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ना हो या फिर अभी तक कोई उसने एक्टिविटी स्पोर्ट चूज नहीं किया है, ठीक है। नल वैल्यू रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है, क्या आ सकती है, रिप्रेजेंट करती है मिसिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू या फिर अनएप्लीकेबल डेटा, ठीक है। तो असाइन करना नल वैल्यू इस केस में अलाउड होगा अनलेस, बट उसमें भी एक कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, दैट अनलेस ए नॉट नल कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन प्रेफरेंस कॉलम, ठीक है। कि जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर यहाँ पर यूजर ने कंस्ट्रेंट डाल दिया, कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रेंट क्या होता है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे या कॉलम पे, एट्रीब्यूट जिसको हम कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, इस कॉलम पे अगर यूजर ने डाल दिया नॉट नल, ठीक है, नॉट नल, कि ये वैल्यू हमारी खाली नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पर नल नहीं डाल सकते, ठीक है। कि अगर और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर टीचर ने बोला है कि किसी ना किसी स्टूडेंट को क्या है, हमें एक ना एक स्पोर्ट्स में डालना ही है, ठीक है। तो अगर स्कूल ने कंस्ट्रेंट लगा दिया इस पे कि जो प्रेफरेंस है वो क्या होगी, नॉट नल, ठीक है, कि आपको एक ना एक देनी ही पड़ेगी, तो उस केस में यहाँ पर नल नहीं आ सकता। बट अगर यहाँ पर प्रेफरेंस में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉट नल का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर नल आ सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसी का बी पार्ट है दैट रोल नंबर 17 हैज गिवन 2 प्रेफरेंस इन स्पोर्ट्स। रोल नंबर 17 ने 2 प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो उसमें रोल नंबर 17 ने ये 2 प्रेफरेंस दी हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल। सो नेक्स्ट इज
which property of relational database is violated here? Can we use any constraint or key in the relational database to check against such violation if any? तो वो बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है रोल नंबर 17, उसने क्या किया है, स्पोर्ट्स की 2 कंडीशन दी गई हैं, ठीक है, 2 स्पोर्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, 2 स्पोर्ट्स दे रखे हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो रिलेशनल डेटाबेस का कौन सा कंस्ट्रेंट ब्रेक हुआ है, वायलेट हुआ है, कंस्ट्रेंट या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये ब्रेक हुई है कि हमारे पास, हमें पता है कि टपल्स में कोई भी 2 कॉलम हमारे सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रो सेम नहीं हो सकती, मतलब 2 वैल्यू कोई भी सेम नहीं हो सकती हैं। तो इस केस में हम इसको सही करने के लिए क्या है, कोई कंस्ट्रेंट या कोई की यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। द प्रॉपर्टी दैट इज वायलेटेड हियर इज ईच टपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक, कि ये वाली हुई है कि हर एक रो, जो भी रो होनी चाहिए, टप्पल होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, बट इसमें क्योंकि 72 टाइम्स रिपीट हुआ तो ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, ठीक है। सिंस रोल नंबर 17 अपीयर्स ट्वाइस विद डिफरेंट प्रेफरेंसेस दिस इंडिकेट्स डुप्लीकेट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 17 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट रोल नंबर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। विच शुड नॉट हैपन इफ ईच स्टूडेंट इज अलाउड ओनली 1 स्पोर्ट, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टूडेंट को सिर्फ क्या है, एक ही स्पोर्ट दिया जाएगा, इसीलिए मतलब प्रेफरेंस किया जाएगा, इसीलिए। तो अब सॉल्यूशन क्या है, क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं इसके लिए, क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, दैट विच कैन अप्लाई ए यूनिक कंस्ट्रेंट, कि हम क्या कर दें, रोल नंबर में यूनिक कंस्ट्रेंट कर दें कि रोल नंबर एक बार ही कोई भी अपनी प्रेफरेंस दे सकता है, तो 17 क्या होगा, यूनिक, मतलब दूसरी बार रिपीट ही नहीं होगा, ठीक है। और मेक रोल नंबर द प्राइमरी की इन दिस टेबल, और हम एक और चीज कर सकते हैं कि रोल नंबर को क्या बना दो, प्राइमरी की बना दो। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की हमारी ऑलवेज यूनिक होती है कि दूसरी बार रिपीट नहीं होगी, तो डेफिनेट सी बात है हमारी प्रेफरेंस भी एक ही जाएगी, ओके। This ensures that each student or each roll number can appear only once and duplicate entries like for roll number 17 will be rejected by the DBMS, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या तो यूनिक कंस्ट्रेंट से या प्राइमरी की बनाने से रोल नंबर को, कि जो हमारी डेटा डुप्लीकेसी हो रही है वो क्या होगा, जो हमारा DBMS है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नाउ सी है, कबड्डी वॉज नॉट चूजन बाय एनी स्टूडेंट। अब जो कबड्डी जो स्पोर्ट था हमारा, जो हम देख सकते हैं इसमें नल, किसी भी स्टूडेंट ने क्या है यहाँ पर चूज नहीं किया है, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल टू हैव दिस टपल इन द स्पोर्ट्स प्रेफरेंस रिलेशन, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस वैल्यू को हम अपने स्पोर्ट्स के प्रेफरेंस को रखें, मतलब ये जो कबड्डी है उसको स्पोर्ट प्रेफरेंस में रखें, राइट, बताओ। तो अब ऑब्वियस ही बात है कोई स्टूडेंट उस गेम को चूज नहीं कर रहा, तो उसका टेबल में एग्जिस्टेंस होना ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इट्स बेटर यही रहेगा कि हम उसको क्या करें, टेबल में या हमारी जो रिलेशन है उसमें ना रखें। देखते हैं इसका आंसर। इन ए प्रॉपरली डिजाइंड और रिलेशनल टेबल एवरी टपल और रो शुड रिप्रेजेंट रियल मीनिंगफुल इंस्टेंस ऑफ डेटा, ठीक है। एक जो हमारा सही रिलेशनल टेबल जो होती है, तो उसमें सारी जो भी एक एक जो रो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई भी रियल और मीनिंगफुल डेटा को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हियर सिंस कबड्डी इज प्रेजेंट विद अ नल रोल नंबर इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्चुअल स्टूडेंट चॉइस। तो अब कबड्डी को किसी ने चूज ही नहीं किया है, कि मतलब कोई भी स्टूडेंट ने उसको जबकि चूज नहीं किया है, उसकी कोई भी प्रेफरेंस जब नहीं है, तो कबड्डी किसी भी रोल नंबर के लिए रिप्रेजेंटेड नहीं है। सो दिस टपल शुड नॉट एग्जिस्ट, तो इस टपल को हमें क्या है, अपनी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए इन द स्पोर्ट्स प्रेफरेंस में, बिकॉज देयर इज नो स्टूडेंट हु चूज कबड्डी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कबड्डी चूज की है, ठीक है। सो अब करेक्ट अप्रोच क्या होगी, इफ यू वांट टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पोर्ट्स क्रिएट सेपरेट स्पोर्ट्स टेबल लाइक दिस, ठीक है। बट स्टिल आप चाहते हो कि पता लग सके कि कितने स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करो, एक अलग से ही स्पोर्ट्स की क्या करो, एक टेबल क्रिएट कर दो लाइक दिस, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा लोगों को कि हमारे पास इतने स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी में से स्टूडेंट्स को क्या करना था, प्रीफर करना था, प्रेफरेंस अपनी देनी थी। Okay, next question number 7 is in another class having 2 sections, the 2 respective class representative have prepared 2 separate sport preference tables as shown below, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, 2 क्लास हैं, ठीक है, एक क्लास है उसके 2 सेक्शन है,
ठीक है, एक क्लास है, 2 सेक्शन है, और उन दोनों सेक्शन के जो CR हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने स्टूडेंट्स और उनकी प्रेफरेंस की टेबल बनाई है। सबसे पहले तो ये बनाई है, ठीक है, 9, 13, 17, 21, 24, जिसमें यहाँ पर ये इनके स्पोर्ट्स प्रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले जो टेबल है वो ये बनाई है, ठीक है, 17, 9, 24, 13, 21, ठीक है, ये बनाई है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है आर द स्टेट्स ऑफ बोथ द रिलेशन इक्विवेलेंट, जस्टिफाई, कि जो दोनों जो रिलेशन है, मतलब दोनों रिलेशन क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस में, रिलेशन हम किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं। तो जो हमारी क्या दोनों जो टेबल हैं उनकी क्या स्टेट, स्थिति क्या इक्विवेलेंट है, इन शॉर्ट क्या दोनों टेबल हमारी सेम है, जस्टिफाई करो, राइट। तो अब देख लेते हैं। तो देखो आप सेकेंड टेबल में 17 चूज कर रहा है बैडमिंटन, फर्स्ट टेबल में देखते हैं, ठीक है, 17 इसमें भी चूज कर रहा है बैडमिंटन, सेम है, ठीक है। सेकंड टेबल में 9 चूज कर रहा है क्रिकेट, ठीक है, फर्स्ट में देख लेते हैं 9 चूज कर रहा है क्रिकेट, सेकंड में देखते हैं 24 ने चूज किया है क्रिकेट, ठीक है, इसमें देखते हैं 24 ने चूज किया है क्रिकेट, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट इज फुटबॉल चूज किया है 13 ने, मतलब 13 चूज कर रहा है फुटबॉल, तो इसमें देखते हैं 13 चूज कर रहा है फुटबॉल, बिल्कुल सही है। लास्ट है हॉकी चूज कर रहा है 21, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, हॉकी चूज कर रहा है 31, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो जो हमारी दोनों क्लास के जो CR हैं उन्होंने क्या है बिल्कुल सेम टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी होती है रिलेशनल डेटाबेस की, वो ये कहती हैं कि जो हमारे टपल्स का ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर, एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो हमारे कॉलम्स दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर स्पोर्ट्स है, इसमें जस्ट रिवर्स कर दिया, इधर स्पोर्ट्स है, इधर रोल नंबर है, ठीक है। और टपल क्या होता है, ये हमारी रोज, ठीक है, इसमें सबसे पहले बैडमिंटन है, बट इसमें सबसे पहले क्या है, क्रिकेट है, राइट। तो हमारी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ऑर्डर टपल्स का या फिर हमारे एट्रीब्यूट्स का, और हम दूसरे सिंपल वर्ड्स में बोले रोज का या कॉलम का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता बट वैल्यूज मैटर करती हैं, जो कि मैच हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों रिलेशन है या दोनों टेबल हैं वो आपस में क्या इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, नो इंपॉर्टेंस टू द ऑर्डर ऑफ टपल, टपल के जो ऑर्डर है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नो इंपॉर्टेंस टू द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट, जो कॉलम के जो हमारे पोजीशन है या उनका ऑर्डर है उसको भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो हैंस ये जो दोनों हमारी टेबल्स हैं वो क्या है, सेम डेटा है तो सेम रिलेशन है, मतलब ये क्या है दोनों हमारी इक्विवेलेंट है, ओके। Question number 8 is the school canteen wants to maintain records of items available in the school canteen. अब स्कूल की कैंटीन क्या करना चाहती है, एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है, एक मेंटेन करना चाहती है रिकॉर्ड कि कितने स्कूल कैंटीन में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड जनरेट बिल्स व्हेन स्टूडेंट्स परचेज एनी आइटम फ्रॉम द कैंटीन, और वो बिल भी जनरेट करना चाहती है कि जब भी कोई स्टूडेंट क्या करता है, कोई आइटम को परचेज करता है तब, ठीक है। द स्कूल वांट्स टू क्रिएट ए कैंटीन डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम्स इन द कैंटीन, ठीक है। तो स्कूल क्या करना चाहता है, एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है, कैंटीन का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है, जिससे कि क्या कर सके, वो ट्रैक रख सके, ठीक है, वो देख सके कि कैंटीन में और उस कैंटीन में कितने आइटम्स हैं एंड द आइटम्स परचेज बाय स्टूडेंट्स, और कितने आइटम्स क्या है स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, ठीक है। सो डिजाइन ए डेटाबेस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो अब आपको एक डेटाबेस डिजाइन करना है इस इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, ठीक है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सो ए क्वेश्चन कह रहा है टू स्टोर ईच आइटम नेम अलोंग विद इट्स प्राइस व्हाट रिलेशन शुड बी यूज्ड, कि अब हमें क्या है हर एक आइटम स्टोर करना है उनकी प्राइस के साथ, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा रिलेशन यूज होगा, आगे है डिसाइड एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट नेम्स अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स। अब आपको क्या चूज करना है, एट्रीब्यूट नेम कॉलम के नाम, ठीक है, और उनके डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं सही से। ईच आइटम एंड इट्स प्राइस शुड बी स्टोर्ड ओनली वंस, और हर एक आइटम और उसकी प्राइस एक एक बारी स्टोर होनी चाहिए। What restriction should be used while defining the relation, और इस रिलेशन मतलब जो टेबल को डिफाइन करते टाइम कौन से रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट हमें यूज करने हैं वो भी आप बताओ,
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखो स्कूल कैंटीन डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, ए टू स्टोर आइटम नेम एंड प्राइस, हमें स्टोर मतलब आइटम नेम और उसकी प्राइस को स्टोर करना है। ठीक है, तो रिलेशन का नाम मतलब हमने जो हमारी टेबल का नाम लिख दिया कैंटीन आइटम्स। ठीक है, अब उसमें हमने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, क्या एट्रीब्यूट्स नेम होंगे हमारे आइटम आईडी, कोई भी आइटम होगा उसकी आइटम आईडी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइटम नेम, उसका नेम भी होगा, नेम कर दिया। देन आइटम प्राइस, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आइटम प्राइस, तो ये तो होगा एट्रीब्यूट नेम। अब आ जाते हैं डेटा टाइप, तो आइटम आईडी को हम क्या करते हैं, इंटीजर बनाते हैं, जैसे 11, 12, ये इंटीजर डेटा टाइप दे दिया। आइटम नेम हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई डिश भी होती है, तो हमारी वो होती है ना चाप 61, इस तरीके से भी होते हैं, तो उसमें नंबर भी आ रहा है और हमारे स्ट्रिंग भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर केयर। ठीक है, देखो वेयर केयर हमारा क्या है, इस टाइप का डेटा होता है जिसमें हम कैरेक्टर, ठीक है, और हमारे न्यूमेरिकल्स दोनों अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने 50 लिखा है, तो 50 का क्या मतलब है, 50 का मतलब ये है कि हमारे से 50 कैरेक्टर्स, मतलब जो आपका आइटम नेम होगा तो उस डिश का नेम क्या है, 50 कैरेक्टर्स के बीच में ही आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइस, तो प्राइस हमारी डेसिमल में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रखे 5.5 रुपये, 10.5 रुपये, कुछ भी, तो यहाँ पर हमने फ्लोट वैल्यू रख दिया, तो फ्लोट के लिए यहाँ पर डेसिमल आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यूनिक आईडी फॉर ईच आइटम, अब जो हर एक आइटम के लिए जो आइटम आईडी है वो यूनिक रहेगी। नेम ऑफ द कैंटीन आइटम, मतलब आइटम नेम है ये। ठीक है, प्राइस ऑफ द आइटम, के आइटम की क्या प्राइस है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब उसमें बोला था क्या क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई करनी होंगी, तो रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई करनी होंगी कि हमारी जो आइटम आईडी तो वो हो जाएगी प्राइमरी की, कि वो यूनिक ही होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आइटम नेम शुड बी यूनिक। ठीक है, आइटम नेम भी हमारा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया क्वेश्चन में कोई भी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, सो आइटम नेम भी यूनिक होना चाहिए। प्राइस शुड नॉट बी नल, और प्राइस भी क्या नल नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हो गए और ये हमारा क्या स्कूल कैंटीन का डेटाबेस हो गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब आता है हमारा उसी क्वेश्चन में उसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, इन ऑर्डर टू जनरेट बिल्स, अब हमें क्या करना है, बिल जनरेट करना है। वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम परचेज, तो उसके लिए हमें क्या जितनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना हमें, कि आइटम इतना परचेज हुआ तभी तो हम बिल जनरेट करेंगे उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो शुड दिस इंफॉर्मेशन बी इन अ न्यू रिलेशन और पार्ट ऑफ द प्रीवियस रिलेशन, तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन है बिल वाली उसके लिए एक अलग टेबल होनी चाहिए, या फिर वो उसी टेबल में जो अभी प्रीवियस जो टेबल हमने डेटाबेस बनाया उसी में आ जानी चाहिए। इफ अ न्यू रिलेशन इज रिक्वायर्ड, अगर कोई हमें नई टेबल की जरूरत है, रिलेशन मतलब टेबल, अगर नई टेबल की जरूरत है, डिसाइड एप्रोप्रिएट नेम एंड डेटा टाइप फॉर एट्रीब्यूट, तो हम क्या करो, एक एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट्स के नेम और उनकी डेटा टाइप के नेम हमें खुद से डिसाइड करने हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और उसमें हमें क्या प्राइमरी की रहेगी, क्या फॉरेन की होगी, वो भी डिसाइड करना है। सो दैट द फॉलोइंग टू रिस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाई, कि जिसकी वजह से ये जो दो रिस्ट्रिक्शंस है वो सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, ऐसी प्राइमरी की और फॉरेन की हमें चूज करनी है। देखो, द सेम बिल कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्डर के लिए सेम बिल नहीं जनरेट होना चाहिए, एक तो रिस्ट्रिक्शन ये है, कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज बिल कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर अवेलेबल आइटम्स इन द कैंटीन, और बिल सिर्फ हमारा जो आइटम अवेलेबल है कैंटीन में उन्हीं के लिए जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते हैं आंसर नंबर बी पर। ठीक है, तो ये आंसर नंबर हमारा बी यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो टू स्टोर क्वांटिटी परचेज्ड एंड जनरेट बिल। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वांटिटी परचेज और बिल जनरेट करना है, तो बिल का हमेशा से अलग हिसाब किताब रहता है। जो हमने पहले आगे यहाँ पर जो बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में डेटाबेस, तो वो किसके लिए था, सिर्फ आइटम्स के लिए। ठीक है, बट लेकिन बिल के लिए अलग ही होगा। सो यस, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड इन न्यू रिलेशन, ये इस इंफॉर्मेशन को हमें दूसरे नए रिलेशन मतलब नए टेबल में स्टोर करना ही चाहिए। रिलेशन नेम क्या हो जाएगा, हमने बिलिंग रख दिया। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और डेटा टाइप्स हमारे कुछ इस तरीके से होंगे। क्या, अब एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, बिल आईडी, जिसका भी बिल बन रहा है, आइटम आईडी, अब आइटम में उसकी प्राइस का ही मल्टीप्लाई करके तो बिल निकालेंगे, तो यहाँ पर आइटम, फिर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परचेज डेट, परचेज डेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमने बिलिंग के लिए एक टेबल जनरेट कर दी जिसके डेटा टाइप्स बिल आईडी, आइटम आईडी, क्वांटिटी, ये हमारे इंटीजर होंगे। परचेज डेट, डेट का हमारा डेटा टाइप डेट ही होता है। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी की क्या बनेगी, तो प्राइमरी की बनेगी क्योंकि ये बिलिंग वाली है तो इसके लिए बिल आईडी।
ठीक है। बिल आईडी क्या बनेगी, हमारी प्राइमरी की, ठीक है, कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, ये हमारी यूनिक हो हर ऑर्डर के लिए और हमारी कभी भी नल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन की क्या बन सकती है, फॉरेन की हमारी बनेगी क्या, आइटम आईडी, ठीक है, जो किसको रेफर करेगी, फॉरेन की हम जानते हैं जो रेफर करती है दूसरे टेबल की प्राइमरी की को। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आइटम के लिए डेटाबेस डिजाइन किया था, जो टेबल डिजाइन की थी, उसमें जो आइटम आईडी थी, तो ये उसको रेफर कर रही है। तो आइटम आईडी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी फॉरेन की, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन बोल रहा है, यहां से स्टार्ट है। द स्कूल वांट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज स्टूडेंट्स इनटेक व्हेन दे ऑर्डर एन आइटम। अब स्कूल चाहता है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जब भी इनटेक करते हैं, स्कूल के कैंटीन आइटम्स को खाते हैं, तो कितनी कैलोरी वो इनटेक करते हैं, ठीक है। सो इन विच रिलेशन शुड द एट्रीब्यूट्स कैलोरीज बी स्टोर्ड। तो अब ये जो कैलोरी वाला जो हमारा रिलेशन है, टेबल है, वो कैसे स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। सो वेयर टू स्टोर कैलोरीज, कैलोरीज को कहाँ स्टोर करना चाहिए, तो एड अ न्यू एट्रीब्यूट कॉल्ड कैलोरीज इन द कैंटीन आइटम्स रिलेशन। तो जब हमने कैंटीन आइटम वाली रिलेशन बनाई थी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैंटीन आइटम वाली जो टेबल बनाई थी, उसी में हम क्या कर सकते हैं, कैलोरीज भी जोड़ सकते हैं। क्यों, आइटम नेम है, उसके सामने उसकी कैलोरी बता दो कि ये इतनी कैलोरी जनरेट कर रहा है, राइट। तो उससे हमें क्या लग जाएगा, इजीली पता लग जाएगा। इसलिए बिकॉज कैलोरीज डिपेंड ऑन द आइटम, क्योंकि कैलोरीज आइटम पे डिपेंड करती हैं। पर क्वेश्चन बी में हमने क्या किया था, बिल बनाया था, बिल पे कैलोरी का कोई रिलेशन नहीं है और उस पर डिपेंड भी नहीं करती हैं बिल पे, ठीक है, नॉट द परचेज और द बिल। सो ये कैलोरीज किस में ऐड होगी, जो हमने कैंटीन आइटम फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिलेशन बनाई थी, टेबल बनाई थी, उसमें ही ऐड कर देनी चाहिए। ओके, सो अपडेटेड कैंटीन आइटम्स हमारे क्या होंगे, पहले आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस और लास्ट में हमारा एक और कॉलम ऐड हो जाएगा क्या, कैलोरीज, ठीक है, जो कि हमारा किस में आ जाएगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिखने में बड़ा है बट है सिंपल ही। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू क्रिएट ए डेटाबेस एम्प्लॉय डिपेंडेंट टू मेंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एक डेटाबेस क्रिएट करना, किसका, एम्प्लॉय डिपेंडेंट नेम से डेटाबेस क्रिएट करना, किसके लिए, टू मेंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, के फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल्स क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके, किसके बारे में, अबाउट एम्प्लॉय, जो उसके एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनके बारे में, और डिपेंडेंट मतलब उन एम्प्लॉय पे कौन लोग डिपेंडेंट है। जैसे अब आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग डिपेंडेंट किस पे हो, अपने मम्मी पापा पे, राइट। तो आपके पापा जहां के एम्प्लॉय हैं, आपकी मम्मी जहां की एम्प्लॉय हैं, तो वहां पर भी लिखा जाता है कि आप पे डिपेंडेंट कौन है। तो आप पे डिपेंडेंट मतलब आप किस पे डिपेंडेंट हो, आपके मम्मी पापा पे, राइट। तो आपके मम्मी पापा की कंपनीज में आपका नेम भी जाता है कि ये मतलब आपके 2 बच्चे हैं, ऐसे हैं, तो ये डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ऐसे अगर मम्मी पापा आपके दादा दादी भी हैं, ठीक है, जो आपके साथ ही रहते हैं, तो वो भी इंक्लूडेड होते हैं कि वो भी आपके पापा और मम्मी पे दोनों पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारी डिटेल्स को रखना चाहती है, मेंटेन करना। एम्प्लॉयज की कौन सी डिटेल, आधार नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, और डिपेंडेंट की एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी किसकी, ये जो एम्प्लॉय की है वो, ठीक है। फिर डिपेंडेंट नेम और रिलेशनशिप की क्या रिलेशन है, कि बच्चे हैं, फादर हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट अब एक क्वेश्चन है, नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की, कि अब हमें क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय वाली टेबल है इसमें से हमें बताना है कि क्या एज अ कैंडिडेट की बन सकती है, ठीक है। कैंडिडेट की हम जानते हैं जो यूनिक होती है, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को। तो हमें पता है आधार नंबर हमारा यूनिक ही होता है, सबका किसी का भी सेम नहीं होता, तो ये हो सकती है। नेम सेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एड्रेस, देन डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें पता है एम्प्लॉय आईडी भी हमारी यूनिक होती है, राइट। तो ये भी हमारी हो सकती है। एड्रेस सेम एक बार को हो भी सकता है, ठीक है, अगर सेम कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट तो सेम होता ही है बहुत सारे लोगों का। तो हमारी आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी क्या बन सकती है, ये हमारी बन सकती है क्या, हमारी कैंडिडेट की, ठीक है। बट ठीक है, कैंडिडेट की, पर इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है, कैंडिडेट की एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट जो एम्प्लॉय आईडी है ये क्या है, मेन आईडी जो यूनिक ही रहती है, ठीक है, और एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो ये हमारी बन जाएगी क्या, प्राइमरी की। तो बेस्ट क्या रहेगा हमारा कैंडिडेट की के लिए, आधार नंबर,
Okay, next is the company wants to retrieve details of dependent of a particular employee. Name the table and the key which are required to retrieve this detail. अब क्या है, कंपनी चाहती है कि रिट्रीव मतलब होता है निकालना, कि डिटेल्स निकालना किसकी, डिपेंडेंट की, कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो भी डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय उसकी जो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट की हमें क्या है, डिटेल्स निकालनी है। तो अब उसके लिए हमें कौन सी टेबल की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए कौन सी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें वो बताना है। तो डिपेंडेंट की डिटेल चाहिए तो हम क्या पे चले जाएंगे, डिपेंडेंट टेबल पे। तो हमें नीड किसकी होगी, डिपेंडेंट टेबल की। अब बारी आती है की, ठीक है। देखो अब एम्प्लॉय आईडी कि किस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है, हमें उसी से पता लगेगा, राइट। तो हमें की किसकी जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय आईडी की, ठीक है, कि इस एम्प्लॉय का ये डिपेंडेंट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एम्प्लॉय क्या है और हमारा डिपेंडेंट रिलेशन क्या है, ठीक है, हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर डिग्री ऑफ एम्प्लॉय का डिग्री मतलब होता है जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में, वो होता है क्या, हमारा डिग्री। तो आप देखो एम्प्लॉय टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितनी हो गए, इसमें हो गए हमारे पास 5 डिग्री हो गई, किसमें, एम्प्लॉय में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड द 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, डिग्री ऑफ यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है। ओके, डिग्री ऑफ एम्प्लॉय हो गई, अब डिपेंडेंट की भी बतानी है। तो अब डिपेंडेंट में कितने हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें दिख ही रहा है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 थे, तो एम्प्लॉय की डिग्री 5 हो गई, इसमें कितने 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। बहुत दिखने में बड़ा है बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल इजी। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्कूल यूनिफॉर्म इज अवेलेबल एट मिस शीतल प्राइवेट लिमिटेड। स्कूल यूनिफॉर्म इस प्राइवेट लिमिटेड पे अवेलेबल है, ठीक है। दे हैव मेंटेन्ड स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस बनाया गया है विद 2 रिलेशन, जिसमें 2 रिलेशन है। रिलेशन मतलब 2 टेबल है। पहली टेबल है यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट, एक टेबल है यूनिफॉर्म, दूसरी है कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, द फॉलोइंग फिगर शोज डेटाबेस स्कीमा एंड इट स्टेट, ठीक है। ये जो इमेज है वो डेटाबेस स्टेट मतलब डेटाबेस का स्कीमा बता रहा है, ठीक है। तो अब स्कूल यूनिफॉर्म जो डेटाबेस है उसमें एक तो टेबल है ये यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म में आप देख सकते हो क्या है, हमारे एट्रीब्यूट क्या है, हमारा एट्रीब्यूट यू कोड, यू नेम, यू कलर, ठीक है। यूनिफॉर्म नेम, यूनिफॉर्म कलर, मतलब जो एट्रीब्यूट है, जो हमारा कॉलम है वो ये 3 कॉलम है, क्या है, यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम और यू कलर, ठीक है। और जो हमारे कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब इन एट्रीब्यूट्स पे जो रूल्स लगाए गए हैं कि यू कोड हमारी प्राइमरी की है जो यूनिक ही रहेगा, यूनिफॉर्म का नेम नॉट नल, यूनिफॉर्म का नेम आप नल नहीं कर सकते, और यू कलर एक बार को आप नल कर सकते हो, ठीक है। ये है नल या कोई वैल्यू, उसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टेबल, क्या है, दूसरी चीज टेबल है जो क्या है, कॉस्ट नेम से ये रही, तो उसके एट्रीब्यूट क्या है, उसमें है हमारा यू कोड, साइज और प्राइस, ठीक है। अब उस पे ऊपर कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट मतलब इन एट्रीब्यूट्स पे क्या रूल्स है, ठीक है, कि अब यहाँ पर इन यू कोड और साइज को मिला के क्या है, हमारे कंपोजिट प्राइमरी की, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के हमारी ये कंपोजिट प्राइमरी की है। और यहाँ पर प्राइस क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, कि ठीक है, किसी की भी प्राइस 0 या उससे कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर ही हो, ठीक है। तो ये इस पे कंस्ट्रेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये 2 टेबल समझ में आ गई होंगी, इसमें क्या दे रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये टेबल यूनिफॉर्म बनाई गई है, यू कोड है 1 यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम है शर्ट और कलर वाइट, ठीक है। यूनिफॉर्म कोड है 2, पैंट ग्रे, ये इस तरीके से टेबल फॉर्म है। कॉस्ट वाली है यू कोड जो 1 है, उसमें साइज जो M है, उसमें कॉस्ट प्राइस है 580, जो यू कोड 1 है उसमें साइज जो L है वो क्या है 580। तो इस तरीके से हमारी 2 टेबल्स मेंटेन की गई हैं, ठीक है। देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी के ऊपर ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स इनटू द यूनिफॉर्म रिलेशन, ठीक है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब पूछ रहे हैं क्या जो हमारे यूनिफॉर्म रिलेशन है, मतलब जो यूनिफॉर्म वाली टेबल है, ठीक है, यूनिफॉर्म वाली टेबल क्या है, ये या फिर ये कह सकते हैं, ये जो हमारी यूनिफॉर्म वाली टेबल है, क्या इसमें हम ये जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या ये हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो देखते हैं पहले 7
हैंकरचीफ और नल, 7 हैंकरचीफ और नल, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 हैंकरचीफ और नल, क्या हम ये इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, बताइए। तो अब हमें पता है कि इसमें जो हमें यू कलर में हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो इसके फटाफट से आंसर पे आ जाते हैं। पहले ये हो गया, फिर है 4 रिबन रेड, फिर है 8 नल वाइट, ठीक है। एक एक करके फटाफट से सारा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास यूनिफॉर्म टेबल कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रेंट भी इस पे गिवन है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो फर्स्ट इज इंसर्टिंग टेबल 7 हैंकरचीफ नल। तो अब यू कोड 7 है, मतलब नया है, रिपीटेड नहीं है, तो ठीक है चलेगा। नेक्स्ट हैंकरचीफ जो यूनिफॉर्म नेम है वो क्या है, हैंकरचीफ है, तो मतलब वो भी नल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी वैलिड है। बट लेकिन कलर इसमें क्या है, नल है, ठीक है। सो नॉट अलाउड बिकॉज यू कलर इज नॉट नल, ठीक है। तो ये क्या है, यू कलर हमारा नल दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, अलाउड हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो हमें इमेज दे रखी है इसमें कोई भी हमारा नल नहीं है, मतलब इसमें क्या है, यू कोड में भी दे रखा है नॉट नल, कि हमारा जो कलर है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन हट जाए कि कलर हमारा नल ना हो तो वो हमारा वैलिड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेकंड इज 4 रिबन रेड, क्या 4 रिबन रेड ऐसा लिखना हमारा सही होगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हमें गिवन है टेबल, क्या इसमें हम 4 रिबन रेड एंटर कर सकते हैं, 4 रिबन और रेड, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कोड में ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट करता है, पहले से ही 4 है और जिसकी कुछ वैल्यू है हमारी 4 टाइप ब्लू, ठीक है। अब हमें पता है यू कोड हमारा क्या रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यू कोड हमारी प्राइमरी की है तो वो यूनिक रहता है, तो इसलिए क्या होगा, हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 8 नल वाइट, 8 नल वाइट, देखिए ये रहा हमारा 8 नल और वाइट, क्या ये एंटर कर सकते हैं। तो भाई देखो यूनिफॉर्म कोड तो हमारा 8 कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं 8 यहाँ पे। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नेम नल, बट यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि यूनिफॉर्म नेम नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा नल नहीं आ सकता, तो इसलिए ये भी वैलिड हमारा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज अभी इसमें देख लेते हैं 7 हैंकरचीफ नल। देखो यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पर कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर कंस्ट्रेंट में नहीं दे रखा, तो वो हमारा वैलिड भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रॉपर नहीं बताया गया है, ठीक है, इसीलिए हम बस इमेज को देख के और या टेबल को देख के हम आइडिया लगा रहे हैं, आइडिया नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट है नहीं है यू कलर के ऊपर, तो ये वैलिड ही हो जाएगा हमारा कि हम इसमें 7 यूनिक नंबर है, नेम है हैंकरचीफ, ये भी रिपीटेड नहीं है, और नल, इसकी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ये हमारे दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट है, कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स टू द कॉस्ट रिलेशन। अब क्या कॉस्ट रिलेशन में ये जो टपल्स हैं दे रखे हैं वो आ सकते हैं, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब अपने जो भी आंसर है उसके लिए सपोर्ट, मतलब आपको जस्टिफिकेशन देनी है। फर्स्ट इज 7S0, 7S0 किस में, कॉस्ट में, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7S0, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या ये कॉस्ट टेबल में इंसर्ट हो सकता है। तो देखो 7, क्या 7 हो सकता है, हाँ भाई यू कोड है, नया भी है, रिपीटेड नहीं है, ठीक है, हो सकता है, और इसमें तो रिपीटेड भी चलता है, ठीक है, इसमें हो सकता है। नेक्स्ट साइज, साइज एस है, तो साइज हमारा स्मॉल आ सकता है। अब कॉस्ट क्या करती है, 0, क्या कॉस्ट 0 हो सकती है, नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट में हमें यहाँ दे रखा है कि प्राइस हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, कोई भी कॉस्ट 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज 9 एक्सेल एंड 100, ठीक है। अब क्या ये जो टेबल है हमारी 9 एक्सेल 100, क्या इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए टेबल कि हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं, ओके। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमको क्या ऐड करना था, 9 एक्सेल और 100, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारी टेबल पे, क्या 9 यू कोड है, नहीं है, तो भाई ये न्यू है, ऐड हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेल, ठीक है, एक्सेल क्या साइज में है, तो हाँ भाई एक्सेल भी साइज में होता है, तो वो भी ठीक है, तो 9 भी हो सकता है और एक्सेल भी हो सकता है, ठीक है। अब प्राइस 100, क्या 100 ठीक है,
हाँ भाई 100 भी प्राइस बिल्कुल ठीक है, ये 0 से बड़ी है, तो क्या ये एंटर कर सकता है? कर सकता है, बट एक यहां पर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहां पर हमें गिवन है, क्या गिवन है कि हमारी जो यू कोड और साइज है ये क्या है, हमारी कंपोजिट प्राइमरी की है, ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो यू कोड है, यहाँ पर जो यू कोड गिवन है, अगर वो हमारी फॉरेन की है, फॉरेन की मतलब जो किसको इंडिकेट कर रही है, यूनिफॉर्म में हमारी यू कोड को, ठीक है, इस प्राइमरी की को अगर रेफर कर रही है, ठीक है, यहाँ पर जो यू कोड है वो किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पर प्राइमरी की जो यूनिफॉर्म में है। अगर ऐसा है तो हमारे पास वही यू कोड वैलिड होंगे जो यहाँ पर लिखे होंगे, जो यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि यूनिफॉर्म में हमारा 1 2 3 4 5 6 ही प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्टेटस भी तो दे रखा है, तभी तो यहाँ पर ये टेबल्स दे रखी हैं, राइट। तो अगर यू कोड यहाँ पर सिर्फ 6 हैं, तो यहाँ पर भी जो 6 जो यूनिफॉर्म कोड है उन्हीं का डेटा यहाँ पर एंटर हो सकता है। तो इस केस में अगर यू कोड हमारा फॉरेन की है और यहाँ पर गिवन भी है, क्योंकि कंपोजिट प्राइमरी की यू कोड और साइज को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन ए मल्टीप्लेक्स, एक मल्टीप्लेक्स में मूवीज आर स्क्रीन्ड इन डिफरेंट ऑडिटोरियम, कि डिफरेंट ऑडिटोरियम में मूवीज चल रही हैं। वन मूवी कैन शोन इन मोर देन वन ऑडिटोरियम, और एक से ज्यादा ऑडिटोरियम में भी सेम मूवी क्या है हमारी चल सकती है, स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मूवीज द मल्टीप्लेक्स मेंटेन्स ए रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब हम क्या करना है, अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है मूवीज का, द मल्टीप्लेक्स मेंटेन्स ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिलेशंस, ठीक है। तो एक मल्टीप्लेक्स ने क्या किया, एक डेटाबेस मेंटेन किया जिसमें 2 रिलेशन है, ठीक है। जो क्या है, एक रिलेशन का नेम है मूवी, मतलब एक टेबल का नेम है मूवी, और दूसरी का नेम क्या है, ऑडी, दूसरे का है ऑडी जिसमें मूवी चलती है, ठीक है। अभी गिवन भी है, जैसे मूवी है उसमें क्या है हमारी मूवी आईडी, मूवी नेम और रिलीज डेट, ठीक है। नेक्स्ट जो टेबल या रिलेशन है ऑडी वाली, उसमें क्या है, ऑडी नंबर, मूवी आईडी, सीट्स, स्क्रीनिंग टाइम और टिकट प्राइस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो फर्स्ट, इज इट करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन, इफ नॉट देन सजेस्ट द एप्रोप्रिएट प्राइमरी की। अब बोल रहा है क्या ये बिल्कुल सही होगा कि हम मूवी में, मूवी वाली जो हमारी रिलेशन है, टेबल है, उसमें मूवी आईडी को क्या करें, हम प्राइमरी की बना दें, क्या ये सही रहेगा? और अगर नहीं बनाए तो आपको क्या है, दूसरी आपको सजेस्ट करनी है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी की क्या होती है, जो सबसे ज्यादा यूनिक हो, सबसे ज्यादा नहीं मतलब जो यूनिक हो, ठीक है, जो कभी भी रिपीट ना हो सके। तो हमें पता है हर एक मूवी की मूवी आईडी अलग होती ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल यूनिक हो जाएगी, राइट। तो ये बिल्कुल सही है कि हम इसमें मूवी आईडी ही हमारी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। मूवी नेम भी हमारे रिपीट हो जाते हैं, भले ही 1 2 लगे बट रिपीट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिलीज डेट भी हमारी क्या सेम हो सकती है। तो इसमें बेस्ट सूटेबल जो यूनिक रहेगी और जिसको हम नल भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगी, हमारी मूवी आईडी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज करेक्ट, तो यस इट इज करेक्ट। तो नो वाले का आंसर ऑटोमेटिकली नहीं आता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इट करेक्ट, तो इसमें मैं यस कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ यस। नेक्स्ट इज इट करेक्ट टू असाइन ऑडी नंबर एज द प्राइमरी की इन द ऑडी रिलेशन। क्या अब ऑडी वाले में, जो ऑडी वाली रिलेशन है, टेबल है, क्या उसमें ऑडी नंबर हमें क्या कर देना चाहिए, प्राइमरी की बना देना चाहिए? तो भाई हमें पता है बिल्कुल, क्योंकि ऑडी वाली टेबल है और तो उसमें जो हमारी ऑडी नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारी प्राइमरी की, बिकॉज ऑडी के लिए ये ऑडी आईडी क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक ही रहेगा, ठीक है। मूवी आईडी इसमें बिल्कुल नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अब देखो यहाँ पे मूवी आईडी है और मूवी वाली टेबल में मूवी आईडी क्या है, हमारी प्राइमरी की। तो यहाँ ऑडी टेबल में जो मूवी आईडी है वो क्या है, फॉरेन की बन गई और जो रेफर कर रही है किसको, मूवी टेबल में मूवी आईडी को, ठीक है। तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा। इफ नो तो इसमें भी सजेस्ट करो, तो नो नहीं है तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी यस हो गया। सी इज देयर एनी फॉरेन की इन एनी ऑफ दिस रिलेशन, क्या इन रिलेशन में कोई फॉरेन की है? तो जस्ट अभी मैंने बताया क्या, मूवी आईडी जो ऑडी टेबल में, ऑडी रिलेशन में जो मूवी आईडी है वो क्या रेफर कर रही है, मूवी टेबल में मूवी आईडी जो प्राइमरी की है उसको रेफर कर रही है। तो यस यहाँ पे जो फॉरेन की क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऑडी टेबल की क्या, मूवी आईडी, ठीक है, मूवी आईडी।
आई होप क्लियर होगा। एक बार थर्ड वाला आंसर फिर से समझ लीजिए। देखिए फॉरेन की हमारी वो की होती है जो क्या करती है, अपनी टेबल में से किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है। तो हम देख सकते हैं ऑडी टेबल में मूवी आईडी है और हमारे मूवी टेबल में भी मूवी आईडी है, ठीक है। तो अब मूवी टेबल में मूवी आईडी तो क्या है, हमारी प्राइमरी की, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऑडी में हमारी मूवी आईडी बन गई वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, राइट। तो इसीलिए हमारी जो यहाँ पर ऑडी टेबल में मूवी आईडी है वो क्या बन गई, हमारी फॉरेन की, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ ये इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर द अबव गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। एक हमको यहाँ पर टेबल गिवन होगी, ये गिवन है, ठीक है। ये एक हमें स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेटाबेस गिवन है, ठीक है। इसमें कुछ टेबल गिवन है हमको, ठीक है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेटाबेस में एक टेबल कुछ हमें गिवन है, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग, अब हमें आंसर करना है। नेम प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल, हर एक टेबल की प्राइमरी की बताओ आप, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल, स्टूडेंट टेबल में हम आ जाते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट टेबल में हमारे जो नेम है वो रिपीट हो सकते हैं, क्लास तो ऑब्वियसली रिपीट हो रही है, सेक्शन भी रिपीट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर ये दोनों क्या हैं, हमारे यूनिक हैं। और प्राइमरी की हमारी वही होती है जो यूनिक रहे, राइट, जो यूनिक होती है और नॉट नल, और नल भी ना हो सके। तो इसमें हम कौन सी प्राइमरी की बना सकते हैं, इसमें हम प्राइमरी की बना देंगे किसको, रोल नंबर को। इसमें क्या हो जाएगा, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन आईडी भी हमारी हो सकती है प्राइमरी की, बट क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पर्टिकुलर आईडी उनका रोल नंबर ही माना जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें जो हो जाएगी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की, दैट इज रोल नंबर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रोल नंबर की प्राइमरी की। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट टेबल में। तो प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम और सबमिशन डेट। तो हमें पता है इसमें प्रोजेक्ट नंबर ही है जो सबसे बेस्ट सूटेबल और यूनिक रहता है, राइट। तो इसमें यूनिक आईडी प्राइमरी की हमारी क्या हो जाएगी, इसमें प्राइमरी की हो जाएगी हमारी क्या, प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर किसी का भी कभी भी सेम नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सेम हो सकता है बट प्रोजेक्ट नंबर हमेशा अलग अलग ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट असाइंड वाली टेबल में। तो इसमें है क्या, हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी और प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड प्रोजेक्ट नंबर। तो अब इसमें कौन सी हो जाएगी, तो अब इसमें हो जाएगी हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी, ये हमारी बन जाएगी, ठीक है। ऑल्दो प्रोजेक्ट नंबर भी यूनिक है बट उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है तो उनकी एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो इसमें क्या बन जाएगी, हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज फाइंड फॉरेन की इन टेबल प्रोजेक्ट असाइंड, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट असाइंड में, ये जो प्रोजेक्ट असाइंड, इसमें हमें क्या है, फॉरेन की बतानी है। प्रोजेक्ट असाइंड में क्या बतानी है, फॉरेन की। फॉरेन की मैंने जस्ट अभी बताई थी, फॉरेन की क्या होती है, ऐसी की जो अपनी टेबल से किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही हो, ठीक है। तो इसमें कॉमन ढूंढते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी भी है और प्रोजेक्ट नंबर भी है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट नंबर हमारा क्या है, प्राइमरी की है, राइट। तो इस टेबल में, ठीक है, ये जो हमारी प्रोजेक्ट असाइन में प्रोजेक्ट नंबर हो जाएगा, ये जो एट्रीब्यूट हो जाएगा वो किसको रेफर कर रहा है, प्राइमरी की, किस टेबल की, प्रोजेक्ट टेबल की प्राइमरी की को, राइट। तो इसमें हमारी प्रोजेक्ट असाइन टेबल में जो फॉरेन की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ आगे थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऑल्टरनेट की इन टेबल स्टूडेंट, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। क्या कोई ऑल्टरनेट की है स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, स्टूडेंट टेबल हमारे पास ये है। अब ऑल्टरनेट की क्या होती है, मतलब बिल्कुल प्राइमरी की जैसी बट जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है। तो इसमें हमें पता है यहाँ पर रोल नंबर भी यूनिक था और रजिस्ट्रेशन आईडी भी यूनिक थी, राइट। तो हमने प्राइमरी की तो बना दिया किसको, रोल नंबर को। तो हमारी ऑल्टरनेटिव की का काम क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में जो ऑल्टरनेटिव की है वो कौन सी हो गई, दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, सी का आंसर। नेक्स्ट इज कैन ए यूजर असाइन डुप्लीकेट वैल्यूज टू द फील्ड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेबल, जस्टिफाई। क्या डुप्लीकेट वैल्यू हम रोल नंबर में दे सकते हैं, कि जो हमारी टेबल है स्टूडेंट्स में रोल नंबर्स को क्या हम क्या डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो आंसर इज नो। क्यों नो, बिकॉज रोल नंबर इज अ प्राइमरी की एंड प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल। तो प्राइमरी की हमारी हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए हम रोल नंबर में रिपीटेशन नहीं दे सकते, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं जो पर्टिकुलरली लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिए, आप चाहें तो इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द अबव गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट। अब फिर से यहाँ पर स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेटाबेस सेम वही वाला दे रखा है, मैंने फिर से इसकी इमेज कॉपी पेस्ट कर दी है। नाउ कैन बी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, क्या हम फॉलोइंग ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कुछ कर सकते हैं क्या? फर्स्ट इज इंसर्ट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड विद मिसिंग रोल नंबर वैल्यू। ठीक है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें मिसिंग रोल नंबर के साथ हमें एंटर करना है, कि जैसे कि स्टूडेंट टेबल में बस रोल नंबर ना हो, बाकी कोई नेम भी हो, क्लास भी हो, सेक्शन भी हो और रजिस्ट्रेशन आईडी। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है और प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल, और प्राइमरी की हमारी कभी भी नल नहीं होती है। सो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सो आंसर इज नो। नेक्स्ट इज इंसर्ट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड विद मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर वैल्यू। क्या ऐसा कर सकते हैं? एक स्टूडेंट का ये जो हमको रिकॉर्ड दे रखा है, ठीक है, अब उसमें मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर वैल्यू, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कि रजिस्ट्रेशन आईडी ना हो, बाकी सब कुछ हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है अभी, ठीक है, कि नॉट नल के इसको नल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी हमारी प्राइमरी की नहीं है, राइट, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस, कि हाँ भाई हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट ए प्रोजेक्ट डिटेल्स विदाउट सबमिशन डेट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमको गिवन है प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये प्रोजेक्ट, तो इसमें बिना सबमिशन डेट के क्या हम एंटर कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज सबमिशन डेट हमारी प्राइमरी की नहीं है और यहाँ पर नॉट नल जैसा भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो यस, हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स है बिना सबमिशन डेट के इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट ए रिकॉर्ड विद रजिस्ट्रेशन आईडी दिस एंड प्रोजेक्ट नंबर दिस इनटू अ प्रोजेक्ट असाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास प्रोजेक्ट असाइंड यहाँ पर ये जो टेबल गिवन है उसमें जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी दे रखी है और प्रोजेक्ट नंबर दे रखा है उसको हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये दो आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दिए। ठीक है, तो अब इंसर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इंसर्ट तभी कर सकते हैं, इंसर्ट ए रिकॉर्ड विद रजिस्ट्रेशन आईडी दिस एंड प्रोजेक्ट नंबर दिस इन प्रोजेक्ट ओनली इफ, हम तभी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इसमें इंसर्ट करने को बोला गया है, बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजीज ही बताई गई हैं, हमें इंसर्ट करने की जो क्वेरी लिखी जाती है वो नहीं बताई गई है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द चैप्टर देख के हम इसमें जो आंसर करेंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? जो इसकी कंडीशन के कब ये इंसर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन बताएंगे। बट अगर हमें इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखी जाए तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो जब वहां पर वो वाली वैल्यूज आएगी या जब वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, और आपको वो क्लियर हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करूँ, क्वेरी लिख के भी दिखाऊं, इंसर्ट इनटू कॉलम दिस वन, तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर अपना कर रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट तभी कर सकते हैं व्हेन IP 10119 एग्जिस्ट इन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जब हमारा ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए टेबल पे जाते हैं दोबारा से, कि ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है अगर वो क्या है, अगर स्टूडेंट टेबल में क्या है, अगर गिवन है तो ही हम इसमें क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, 206 एग्जिस्ट इन प्रोजेक्ट नंबर, और जो हमारा 206 है अगर वो प्रोजेक्ट नंबर में असाइन है तो ही हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो हमारी क्या है, यहाँ पर जो 206 है वो क्या है हमारी दैट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट नंबर, ये हमारी प्राइमरी की है इसलिए। नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ दीज वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट विल फेल। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी अगर हमारा कंस्ट्रेंट मैच नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? जो फॉरेन की का कंसेप्ट हमने जो लगाया था वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने लगाया था, हमने बताया था ना प्रोजेक्ट नंबर, ये क्या हो गया? हमारी फॉरेन की बन रहा था। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए ये वाला कंस्ट्रेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सारे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फाइनली खत्म होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस लेंथी जरूर थे बट हैं बहुत सिंपल से, और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG to क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा. एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.